हेलो एवरीवन, हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर वाटर रिसोर्सेज पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा 8th लेक्चर है। इसमें हम लोग इरिगेशन के और जो मॉडर्न मेथड्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था टैंक्स के बारे में और वेल्स के बारे में। हम लोग ने वेल्स के बारे में पढ़ा था और टैंक्स के बारे में। टैंक्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग ने डिस्कस किए थे। तो एक बार उसको हम लोग फिर से देखते हैं। वेल्स पे आते हैं। एज ओल्ड मेथड ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बस एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, हम लोग इसके वाटर को डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल भी यही था, जैसे बेदिंग हो गया, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग वेल वाटर का यूज़ करते हैं। और उसके बाद कंडीशंस, कौन कंडीशंस में इसको हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं, इसको लगाते हैं, ये देखते हैं। तो वाटर टेबल शुड बी हाई, ऐसी जगह जहाँ पे वाटर टेबल हमारा हाई हो, ठीक। ग्राउंड शुड हैव सॉफ्ट रॉक, और हमारे जो ग्राउंड है उसकी रॉक्स सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है, जिससे डिग करने में ईजी हो। नेक्स्ट, मोस्ट सुटेबल टू डिग अलॉन्ग द रिवर बेड्स। अब कहाँ पे सबसे ज़्यादा सुटेबल है डिग करने में? अलॉन्ग द रिवर बेड्स। रिवर बेड्स वहाँ पे क्यों सुटेबल है, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है? तो पहली चीज़ तो वहाँ का वाटर टेबल हाई होगा, ठीक। और दूसरी चीज़, वहाँ की जो रॉक्स है, वहाँ की जो प्लेन है वो सॉफ्ट होगी, जो हेल्प करेगी इजीली डिग करने में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो कौन सा पढ़ा था हम लोग ने? सरफेस वेल और ट्यूब वेल्स, ठीक है। सरफेस वेल और ट्यूब वेल्स। सबसे पहले देखेंगे सरफेस वेल में। सरफेस वेल क्या होता है? वेरी चीप, हम लोग को इसमें ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होता है, इट्स वेरी चीप, ठीक। नेक्स्ट, ईजिली मेंटेन, इसको हम लोग के लिए मेंटेनेंस के लिए भी ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार डिग हो गया तो उसको हम लोग को ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ईजिली मेंटेन, ठीक है। सरफेस वेल में भी अनलाइंड और लाइंड, दो तरीके के वेल्स हो गए सरफेस में, अनलाइंड और लाइंड। अभी तक क्या क्या पढ़ा? वेल हमारे कितने टाइप के होते हैं? सरफेस वेल और ट्यूब वेल, ठीक है। सरफेस वेल में कौन सी कैटेगरी आती है? अनलाइंड और लाइंड वेल्स, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग अनलाइंड के बारे में जानते हैं। अनलाइंड वेल्स नोन एज कच्चा वेल, ठीक है। कच्चा वेल में क्या होता है, उसके केस में क्या होता है देखते हैं। वेयर वाटर टेबल इज हाई, इसमें भी वाटर टेबल हाई है, ठीक। नॉट लाइंड बाय ब्रिक्स और सीमेंट, इसमें ब्रिक्स और सीमेंट की हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। नेक्स्ट, चीपर टू डिग, इसमें ज़्यादा पैसे फंसाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कच्चा वेल है, इसमें हमारे कुछ ब्रिक्स और सीमेंट तो है नहीं, तो इसमें पैसा हम लोग को ज़्यादा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये हम लोग ने इमेज देखी थी कच्चा वेल की, इसमें कोई ब्रिक नहीं है, कोई स्पेशल मशीन नहीं है, कोई सीमेंट नहीं है, बस सिंपल एक मैन है वो डिग कर रहा है, ठीक। उसके अलावा अब हम लोग देखते हैं लाइंड वेल्स क्या होता है, ठीक। तो लाइंड वेल्स को हम लोग और क्या बोलते हैं? पक्का वेल, ठीक। लाइंड वेल होता है पक्का वेल। पक्का वेल में केस में क्या होगा? उसमें हम लोग ब्रिक्स और सीमेंट यूज करेंगे। देखते हैं लिखा क्या है। पक्का वेल्स एंड लाइंड वेल्स एंड लाइंड विथ सीमेंट और ब्रिक्स। पक्का वेल्स जो हमारे हैं वो लाइंड होते हैं किससे? सीमेंट और ब्रिक्स से, ठीक है। नेक्स्ट, कवर्ड एंड सेफ फ्रॉम सप्लाइंग वाटर। ये हमारा जो पक्का वेल है, इसको हम लोग कवर कर देते हैं, जिससे जो हमारे पानी है, जो वाटर है, वो फॉरेन एजेंट से सेफ रहता है, ठीक है। उसके बाद डग इन हाई वाटर टेबल ग्राउंड। अब वेल्स है, वेल्स की बात हो रही है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कंडीशन, कि ये हाई वाटर टेबल जहाँ पे होता है वहाँ पे इसको डग किया जाता है, डिग किया जाता है, ठीक। कवरिंग प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। अब इससे हम लोग क्या होता है, पानी जो हमारा हम लोग अगर ढक देंगे तो वो हम लोग का लॉस होने से भी बचेगा। कैसे? देखो, अगर पहली चीज़ तो पानी अगर गंदा हो गया तो वो किसी काम की नहीं रहेगा, ठीक। दूसरी चीज़, सन की जो रेस पड़ती हैं वो पानी को इवेपोरेट करती हैं, हाँ पढ़े हैं हम लोग, तो उससे भी बचेगा। अगर हम लोग पानी को कवर कर देंगे तो वो उससे भी बचेगा इवेपोरेट होने से, ठीक। अब ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू कच्चा वेल। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव टू डिग। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि इसमें हम लोग ब्रिक्स का और सीमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये हम लोगों ने डायग्राम देखा था,
अनलाइंड वेल्स का, अनलाइंड और हाफ लाइंड वेल्स का और फुली लाइंड वेल्स का हम लोग ने डायग्राम देखा था। अब ये था लाइंड वेल जिसमें हम लोग ने ब्रिक्स और सीमेंट का यूज़ किया है, ठीक। अब एडवांटेजेस देखते हैं क्या है। सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है, सिंपल है काफ़ी और चीप भी पड़ जाता है एज कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन कैन बी यूज एज एंड व्हेन द नेसेसिटी अराइज, यानी कि अब हम लोग कोई और अगर सिस्टम को देखें, इरिगेशन सिस्टम को देखें, तो उसमें हम लोग को किसी के अंडर जाके उसको मनी पे करके हम लोग को उससे मांगना पड़ता है कि आप प्लीज़ हम लोग को इसको यूज़ करने दें, ठीक है। लेकिन ना वेल्स में क्या है, वो चीपेस्ट है, सिंपलेस्ट है, इसमें हम लोग ये किसी एजेंसी के थ्रू हैंडल नहीं किया जाता, ठीक। लेकिन अगर हम लोग दूसरे उसको देखें तो वो कोई ना कोई एजेंसी के थ्रू हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कैनाल का लेते हैं हम लोग। कैनाल के केस में क्या होता है, अगर हम लोग उसको पानी हम लोग को यूज़ करना है या तो हम लोग को उसकी ज़रूरत पड़ी कभी भी, तो वो हम लोग को परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके लिए पेमेंट देनी पड़ेगी किसी हायर अथॉरिटी पे, यानी कि जो एजेंसी उस कैनाल को हैंडल कर रही है उसको हम लोग को पेमेंट देना होगा कि आप हमको इसका वाटर यूज़ करने दें, ठीक। लेकिन वेल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग कभी भी जब भी हम लोग को ज़रूरत पड़ती है हम लोग उसका पानी यूज़ कर सकते हैं, सब लोग, ठीक है। बट कैनाल इरिगेशन ऑन द अदर हैंड इज कंट्रोल्ड बाय अदर एजेंसीज एंड कैन नॉट बी यूज्ड एट वेल, ठीक। नेक्स्ट, देयर इज अ लिमिट टू एक्सटेंट ऑफ कैनाल इरिगेशन। इसको भी हम लोग एक लिमिट तक यूज़ कर सकते हैं और अगर यूज़ करेंगे लगातार भी हम लोग को इसका पैसा देना पड़ेगा रेगुलरली, ठीक है। वाइल वेल कैन बी डग एट सच एनी कन्वीनियंट प्लेस, और हम लोग वेल को कहीं पे भी जहाँ पे हम लोग कन्वीनियंट है वहाँ पे हम लोग उसको डिग कर सकते हैं पानी स्टोर करने के लिए, ठीक। सेवरल केमिकल्स, अब केमिकल्स डाले जाते हैं, क्यों ये देखते हैं। नाइट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट एक्सेट्रा मिक्सड इन वेल वाटर, ये सारे केमिकल्स हमारे वेल वाटर में मिक्स किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? दे एड फर्टिलिटी टू सॉइल व्हेन दे रीच द एग्रीकल्चरल फील्ड अलॉन्ग विथ वेल वाटर। अब हमारे जब ये पानी हमारा जो है एग्रीकल्चरल फील्ड पर पहुंचता है तो हम लोगों ने जो केमिकल्स पढ़े ये सारे केमिकल्स उसमें ऐड होते हैं, तो वाटर जो है वो हेल्प करता है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में ये सारे केमिकल्स हेल्प करते हैं, इसीलिए वेल वाटर में उसको बेसिकली ऐड किया जाता है, ठीक। फार्मर हैज़ टू पे रेगुलरली फॉर कैनाल इरिगेशन, हम लोग फार्मर्स को अगर यूज़ करना है कैनाल इरिगेशन तो उनको पे करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट इन द केस विथ वेल इरिगेशन। अब वेल इरिगेशन के केस में ऐसा नहीं है। हम लोग इसका डिसएडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज देख लिया, अब देखते हैं हम लोग डिसएडवांटेज इसका क्या है, ठीक। सरफेस वेल आर नॉट डीप इनफ, ये जो हमारा सरफेस वेल है वो इतने ज़्यादा डीप नहीं होते हैं, ठीक। तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ विच दे मे गेट ड्राइड अप ड्यूरिंग समर। अब ज़्यादा डीप नहीं है, सन की रेस पड़ेंगी डायरेक्ट और जिसकी वजह से इवेपोरेशन होगा, वाटर का लॉस होगा और जो हमारा वेल है वो ड्राई हो जाएगा, ठीक। कैन इरीगेट ओनली अ स्मॉल एरिया, हमारा जो वेल है वो सिर्फ छोटे एरियाज को ही इरीगेट कर सकता है, ठीक है। समटाइम्स ब्रैकिश इन नेचर, ब्रैकिश यानी सॉल्टी, ठीक। तो समटाइम्स ब्रैकिश इन नेचर मे नॉट बी सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग और इरिगेशन। अब सॉल्ट भी हमारे प्लांट्स की लीफ के लिए एक तरीके से डेंजरस होता है। अब वो क्यों होता है वो हम लोग देखेंगे आगे, क्योंकि अब इसमें है, ठीक। तो ये हो गया डिसएडवांटेज। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्यूब वेल्स के बारे में, ठीक है। ट्यूब वेल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इट इज़ बोरवेल डग डीप इन द ग्राउंड विद हेल्प ऑफ ड्रिलिंग मशीन। ट्यूबवेल्स को डीप एज कम्पेयर टू वेल, जो हम लोग ने नॉर्मल सरफेस वेल पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा, ज़्यादा डीप नहीं होते हैं। लेकिन अगर ट्यूबवेल के केस में देखा जाए तो ट्यूबवेल्स काफ़ी डीप होते हैं और उसको डिग किया जाता है ड्रिलिंग मशीन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर इज पम्प्ड आउट मैनुअली एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। नेक्स्ट, सफिशिएंट ग्राउंड वाटर सप्लाई
चीप इलेक्ट्रिक पावर एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूबवेल्स। अब इसके लिए क्या क्या एसेंशियल चीज़ें होती हैं जिससे ट्यूबवेल कंस्ट्रक्ट हो सकता है? तो सफिशिएंट ग्राउंड वाटर सप्लाई होनी चाहिए। नेक्स्ट, चीप इलेक्ट्रिक सप्लाई, इसमें हम लोग को इलेक्ट्रिक सप्लाई भी होने की ज़रूरत है, यानी कि और जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको भी हम लोग काफ़ी कम कॉस्ट मिले तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर अभी डिग करने में हम लोग को उसको पैसा लग रहा है, फिर उसके बाद उसमें पानी पंप करने में पैसा लगेगा, तो हर चीज़ में ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसीलिए चीप इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत होती है। अब कंडीशंस देखते हैं इसके लिए क्या कंडीशंस हैं। वाटर टेबल शुड बी हाई, अगेन वही बात आई कि वाटर टेबल जो है वो हाई होनी चाहिए, ठीक। पेरिनियल वाटर सप्लाई, पानी हर समय सप्लाई होना चाहिए, पेरिनियल यानी थ्रू आउट द ईयर, ठीक। तो पानी हर समय इसमें पानी का सप्लाई रेगुलरली बना रहना चाहिए, ठीक। ग्राउंड शुड बी सॉफ्ट, इसमें भी केस में क्या है, ग्राउंड सॉफ्ट होना चाहिए डिग करने के लिए, सो एज टू फैसिलिटेट डिगिंग एज डीप एज रिक्वायर्ड, और इसलिए जिससे डिगिंग जो है वो और काफ़ी डीप हो सके, जिससे वाटर का वेस्ट ना हो। जैसे हम लोगों ने सरफेस वेल में पढ़ा कि वाटर वेस्ट हो जाता है, तो ट्यूबवेल्स और डीप डिग किए जाते हैं जिससे वाटर वेस्ट ना हो, ठीक। एरिया मस्ट गेट एडुकेट रेनफॉल सो एज टू रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर। अब हमारे जहाँ पे भी ट्यूबवेल्स डिग किए जाएंगे वहाँ पे रेनफॉल भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे ग्राउंड जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो मेंटेन रहे, ठीक। नेक्स्ट क्या और क्या क्या कंडीशंस है देखते हैं। चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर शुड बी अवेलेबल, ठीक, टू ड्रॉ वाटर टू द ट्यूबवेल्स विद द हेल्प ऑफ पंप। अब चीप हाइड्रो मतलब होता है पानी और इलेक्ट्रिक मतलब पता ही है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी पानी के थ्रू जनरेट होती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते हैं, ये तो कॉमन है। उसके अलावा अब इसमें इसकी क्या ज़रूरत है वो देखते हैं। चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर शुड बी अवेलेबल। अब क्यों अवेलेबल होना इसका ज़रूरी है? टू ड्रॉ वाटर थ्रू द ट्यूबवेल्स विद द हेल्प ऑफ पावर, जिससे कि जो वाटर है उसको हम लोग आसानी से उसको हम लोग खींच सके, उसको बाहर ला सके विद द हेल्प ऑफ पंप, और पंप के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगी? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। क्लाइमेट ऑफ एरिया शुड नॉट बी एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट नहीं होना चाहिए, जैसे हमारे नॉर्दर्न प्लेस में है कि बहुत ज़्यादा गर्मी तो बहुत ज़्यादा ठंडी, उस टाइप का क्लाइमेट नहीं होना चाहिए। एज इफ़ इट इज़ टू कोल्ड और टू हॉट वाटर लेवल वुड बी अफेक्टेड। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी किसी भी मौसम में, तो क्या होगा? वो हम लोग अफेक्ट करेगा वाटर टेबल को, ठीक है। एडवांटेजेस देखते हैं। वेरी यूजफुल ड्यूरिंग ड्राउट्स, अभी ड्राउट्स यानी जब सूखा पड़ जाता है, ठीक, तो उस समय ये काफ़ी यूजफुल होता है। उसके बाद कैन इरीगेट अ लार्ज एरिया एज कम्पेयर टू सरफेस वेल। अब सरफेस वेल का क्या था, हम लोगों ने पढ़ा कि काफ़ी कम एरिया को वो इरीगेट कर सकता है, लेकिन अब इस ट्यूबवेल के केस में क्या होता है, ये काफ़ी लार्ज एरियाज को इरीगेट कर सकता है। ऑक्यूपाई लेस एरिया एज कम्पेयर टू सरफेस वेल। अब सरफेस वेल जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि वो काफ़ी ज़्यादा जगह लेता है। ज़्यादा जगह क्यों लेता है? क्योंकि हम लोग को डिग करना है, तो उसके ऊपर का जो पोर्शन है वो भी ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन हम लोग इसके केस में देखें, ट्यूबवेल के केस में, तो ये कम जगह ऑक्यूपाई करता है, ठीक। डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, ये कोई पॉल्यूशन भी कॉज नहीं करता है, ये इसका एक और एडवांटेज है। अब पढ़ेंगे हम लोग डिसएडवांटेजेस के बारे में, ठीक है। तो कैन इरीगेट मच लार्जर देन ऑर्डिनरी वेल। अब हम लोगों ने इसका पढ़ा था एडवांटेज कि जो वेल है हमारा सरफेस वेल है उससे कहीं ज़्यादा ये इरीगेट कर सकता है, लेकिन अ ट्यूब वेल ओनली इरीगेट ओनली लिमिटेड एरिया मच लेस दैन द एरिया इरीगेटेड बाय कैनाल्स। अब हम लोग ने जो पढ़ा था, पहले हम लोग पढ़े थे टैंक्स के बारे में, तो टैंक्स में हम लोग ने जो एडवांटेजेस थे, हम लोग ने जितने भी एडवांटेजेस पढ़े थे, वो जब हम लोग ने कंपेयर किया वेल से, तो वो सारे क्या बन गए? डिसएडवांटेज बन गए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वेल्स पे, जब तो सरफेस वेल पे जो जो हम लोग ने एडवांटेजेस पढ़े थे और ट्यूब वेल्स में भी जो जो हम लोग एडवांटेज पढ़ रहे हैं, अब हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं कैनाल इरीगेशन से, तो अब इसके एडवांटेज बन गए डिसएडवांटेज, ठीक है। किसी के कंपैरिजन में हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, जैसे कि हम लोग ट्यूब वेल्स के एडवांटेज था,
तो ट्यूबवेल्स के एडवांटेजेस को हम लोग ने कंपेयर किया किससे, कैनाल इरिगेशन से, ठीक है। तो अब उसके एडवांटेज क्या बन गए, डिसएडवांटेज। तो क्या है कि कैनाल इरिगेशन जितना जगह इरिगेट कर सकता है उसके कंपैरिजन में हमारा ट्यूबवेल जो है वो काफ़ी कम और लिमिटेड एरिया इरिगेट करता है, ठीक है। फार्मर हैज़ टू स्पेंड मनी रेगुलरली ऑन इलेक्ट्रिसिटी और डीजल। अब इसको रन करने के लिए हमारे फार्मर्स को इस पर ज़्यादातर बहुत पैसा खर्चा करना पड़ जाता है इलेक्ट्रिसिटी पे और डीजल पे, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ज़रूरी है, हाँ, तो उसके लिए हम लोग को पैसा देना पड़ेगा किसी एजेंसी को। तो फार्मर्स भी रेगुलरली पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए और डीजल वगैरह के लिए। उसके बाद दिस सोर्स ऑफ इरिगेशन इज़ नॉट फिट ब्रैकिश ग्राउंड वाटर। अब ये हमारा जो इरिगेशन है वो फिट नहीं है किसके लिए, ऑब्वियसली हम लोग जब इरिगेशन की बात कर रहे हैं तो फील्ड्स के लिए होगा। तो ये उस तरीके से इतना फिट नहीं है जिस तरीके से बाकी इरिगेशन सिस्टम है। क्यों, क्योंकि इसका जो नेचर है वो ब्रैकिश होता है, यानी सॉल्टी इन नेचर, ठीक। ट्यूबवेल कैन ड्रॉ लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर, दस ग्राउंड वाटर लेवल गोज डाउन। अब ट्यूबवेल के थ्रू हम लोग भले ही ढेर सारा पानी एक बार में हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में क्या किस पे अफेक्ट करता है, हमारे ग्राउंड वाटर लेवल पर, ठीक। नेक्स्ट, अब ड्राउट के केस में पढ़ते क्या होता है, ग्राउंड वाटर फॉल्स क्रिटिकली बिलो द रिक्वायर्ड लेवल एंड द वाटर इज नॉट अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड द मोस्ट। अब हम लोग जब ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा पानी हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, ले लेंगे एक बार में, तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ड्राउट के केस में क्या होगा, हम लोग को जब वाटर की नीड होगी तो वाटर अवेलेबल उस समय हम लोग के पास नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उसके पहले ही काफ़ी ज़्यादा पानी हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे और कौन कौन से इरिगेशन सिस्टम हैं। अब ये सब तो हम लोगों ने जो पढ़े थे वो पुराने हैं एक तरीके से, लेकिन अब मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें आता है ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में, ठीक है। स्प्रिंकलर हम लोग कह सकते हैं जैसे रेनफॉल होती है तो वो हर जगह कवर करती है, हाँ, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो पूरी जगह कवर करती है। तो वही स्प्रिंकलर में क्या होता है, पानी जो है वो ड्रॉप्स के फॉर्म में और स्प्रिंकल किया जाता है हर तरफ, ठीक है, यानी फैलाया जाता है। अब वो किस तरीके से और किस मशीन के थ्रू होता है वो देखते हैं। तो टाइप ऑफ ओवरहेड इरिगेशन, ओवरहेड इरिगेशन यानी कि जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर से पानी जाता है, ठीक है, ओवरहेड उनके ऊपर से पानी जाता है। उसके बाद स्प्रिंकलर आर सेट अप इन द फील्ड्स, स्प्रिंकलर्स आर सेट अप इन द फील्ड, ये फील्ड्स में क्रॉप्स के बीच में ही सेट किए जाते हैं, ठीक। सप्लाइड विथ वाटर बाय होसेस फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाटर। होसेस क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं पाइप, ठीक है, एक थिक पाइप होता है उसके थ्रू जो है वाटर इसमें सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट, वाटर इन द स्प्रे फॉर्म, जैसे हम लोग ने देखा है डीओ वगैरह देखा है, तो डीओ पे हम लोग जब प्रेस करते हैं ऊपर वाला तो वाटर कैसे निकलता है, स्प्रिंकल करके निकलता है ना, उसमें जो वाटर होता है, उसमें जो डीओ होता है, जो भी उसमें कंपाउंड होता है वो स्प्रिंकल के फॉर्म में निकलता है, ठीक। तो उसी तरीके से स्प्रिंकल इरिगेशन में क्या होता है, हमारा जो पानी है वो स्प्रिंकल होके निकलता है, यानी फैल कर निकलता है, ठीक, और स्प्रे के फॉर्म में। समवॉट रिसेंबलिंग रेनफॉल, अब ऐसा लगता है जैसे रेनफॉल हो रही है, ठीक। तो क्रॉप्स के ऊपर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये पानी पड़ता है और मशीन के थ्रू पड़ता है। मशीन कैसी है अभी वो भी देखेंगे। सुटेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स, और ये ज़्यादातर सारी क्रॉप्स के लिए सुटेबल है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ डिसएडवांटेज नहीं है। अगर हम लोग उसको सही से नहीं यूज़ करेंगे तब ऑब्वियसली डिसएडवांटेज होगा ही, ठीक है। तो अब जैसे हम लोगों ने होसेस के बारे में पढ़ा अभी, तो होसेस क्या होता है, ये जो पाइप है ग्रीन वाला, ये इसको हम लोग होसेस बोलते हैं, ठीक है। ये होसेस कनेक्टेड होता है किससे, यहाँ से। अब यहाँ से पानी आता है इसमें, तो ये है मशीन स्प्रिंकलर की, ठीक है, ये स्प्रिंकलर इरिगेशन की मशीन है। तो इसके थ्रू ये राउंड राउंड होके, मतलब ऊपर जो टॉप पे मशीन होती है वो ऐसे राउंड राउंड करके 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो उसमें से वाटर निकलता है स्प्रे के फॉर्म में और पूरी क्रॉप्स को वो कवर करता है, ठीक। जैसे अब हम लोग इसमें देख रहे हैं यहाँ पे
हर यहाँ पे एक स्प्रिंकलर है, यहाँ पे एक स्प्रिंकलर है। इमेज भले क्लियर ना हो तो उसके हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्प्रिंकलर है, यहाँ पे एक स्प्रिंकलर है, ठीक है। अब यहाँ से वाटर स्प्रिंकल होके निकल रहा है स्प्रे के फॉर्म में, और इधर से निकल रहा है स्प्रे के फॉर्म में। तो ये सारी क्रॉप्स पे कवर करते हुए जा रहे हैं, और ऐसा आता है जैसे रेनफॉल के उसमें, ठीक है। एडवांटेज पढ़ते हैं हम लोग, इसके एडवांटेजेस क्या है। डज नॉट इन्वॉल्व एनी लॉस ऑफ वाटर बाय सीपेज और इरिगेशन और इवेपोरेशन। तो इसमें वाटर का लॉस जनरली नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें कुछ हमारी सीपेज नहीं है, सीपेज यानी लीकेज। हाँ, तो इसमें हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं से पानी जा रहा हो बाहर एक्स्ट्रा। जब तक वायर में, जब तक होसेस में कुछ दिक्कत ना हो, तब तक इसमें कोई ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है। और इवेपोरेशन भी नहीं होता है इसमें, क्योंकि जब पानी जो है हमारा होसेस के अंदर है, पाइप के अंदर है, तो इसमें कुछ इवेपोरेशन का भी केस नहीं है, ठीक, कि पानी हीट होगा और जो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद इट इज़ नॉट एक्सपोज टू सन। अब ये सन से एक्सपोज नहीं होता है पानी, ठीक है। पानी कहाँ होता है? पाइप से जाता है ट्रैवल होके, और सीधे जो स्प्रिंकल मशीन है उसमें जाके पूरे क्रॉप्स में स्प्रिंकल किया जाता है। तो ये नॉट एक्सपोज टू सन। बेस्ट फॉर कंजर्विंग वाटर। कंजर्विंग वाटर हम लोग पानी बचाने के लिए एक तरीके से बेस्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें पानी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, नो वेस्ट ऑफ वाटर, ठीक। उसके बाद बेस्ट सूटेड फॉर एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। वाटर मैनेजमेंट इज़ ईजियर दैन सरफेस इरीगेशन। अब इसमें वाटर मैनेजमेंट भी ईजियर है। क्यों है? क्योंकि पानी जहाँ से सप्लाई हो रहा है, अगर टैप से है, कोई पंप से है या वॉल्व से है, तो वहाँ से हम लोग बंद कर सकते हैं जब हम लोग का नीड ख़त्म हो जाएगी। सरफेस इरीगेशन में क्या है? उसमें हम लोग को काफ़ी मेहनत लगती है, तो उसको कवर करो जिससे कि वो इवेपोरेट ना हो, लॉस ना हो। तो इन सब चीज़ों में हम लोग को काफ़ी मेहनत लगती है। लेकिन अगर हम लोग इससे कंपेयर करें स्प्रिंकल इरिगेशन को, तो उसके केस में क्या होता है, हम लोग को कुछ ऐसा उसको कवर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ईजी मैकेनिज्म एंड ऑटोमेशन। इसमें ईजी मैकेनिज्म है, बस हम लोग को सेट कर देना है, ये मशीन बन के ही आती है, तो हम लोग को मशीन में कुछ रॉकेट साइंस की भी ज़रूरत नहीं है। बस इसको सेट कर देना है जहाँ पर हम लोग को पानी की ज़रूरत है, उसके बाद ऑन कर देना है, जब पानी पड़ जाएगा तो ऑफ़ कर देना है। कुछ इतना भारी हम लोग को मैकेनिज़्म की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है? हाई एसेंशियल कॉस्ट। हम लोग को मशीन खरीदने में पैसे तो फंसाना ही पड़ेगा अगर हम लोग को ये करना है स्प्रिंकल इरिगेशन, तो इसके लिए मशीन की ज़रूरत होती है। तो मशीन में हम लोग को काफ़ी कॉस्ट देना पड़ता है। उसके साथ साथ बॉल लगवाना और टैप वगैरह का, ये सारे कॉस्ट हम लोग को भी भरना पड़ता है। नेक्स्ट, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। वही हो गया जो भी बताया कि उसमें, और उसको ऑपरेट करने में भी काफ़ी कॉस्ट लगता है, जैसे पंप लगवाना, ये सब में कॉस्ट पैसा लग जाता है। तो स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय डायरेक्शन ऑफ विंड। अब जो स्प्रिंकलर है वो जब राउंड, जो उसकी जो टॉप पे मशीन है, वो जब 360 डिग्री घूमेगी, जब उसमें से वाटर निकलेगा, तो जिस डायरेक्शन में विंड होगी उस डायरेक्शन में हमारा जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो ज़्यादा जाएंगी, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड किससे होता है? विंड्स के डायरेक्शन से। नेक्स्ट, वाटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम सैंड, सॉल्ट, वाटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम सैंड, डेब्रिस, सॉल्ट। बिकॉज अब ऐसा क्यों कि हम लोग को इसमें कोई सैंड या तो सॉल्ट, उसके अलावा कोई फॉरेन एजेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सेंसिटिव प्लांट्स में सफ़र लीफ स्क्रॉच। स्क्रॉच यानी क्या होता है? जब कोई चीज़ जल के राख हो जाती है, ठीक है, तो लीव्स के केस में क्या होगा? लीव्स ख़राब हो जाएंगी। अगर उस पर स्क्रॉच आ जाएगा तो वो ख़राब हो जाएंगी और धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएगी लीव्स, ठीक है। तो अब सॉल्ट जब पड़ेगा डायरेक्ट लीफ पर, तो उस केस में क्या होगा? सॉल्ट एक तरीके से हम लोग के प्लांट की लीफ के लिए अच्छा नहीं होता है, हाँ। तो जब उस पर पड़ेगा तो लीफ स्क्रॉच हो जाएगा, यानी लीव्स जल जाएंगी एक तरीके से। जैसे हम लोग इस इमेज में देख सकते हैं, लीफ का कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक। तो इसको कहते हैं हम लोग लीफ स्क्रॉच। तो अगर प्लांट जो वाटर है, वाटर हमारा डायरेक्ट आ रहा है किस पे? लीव्स पे, स्प्रिंकलर के थ्रू डायरेक्ट आ रहा है लीव्स पे। तो लीव्स पे जब हमारा पड़ेगा सॉल्टी वाटर, ब्रैकिश वाटर, तो उस टाइम पे क्या होगा? हमारे लीफ जो है स्क्रॉच कर जाएंगी, यानी जल जाएंगी।
उसके बाद बिकॉज सॉइल डिपॉजिटेड ऑन द लीफ आफ्टर द वाटर इवेपोरेट्स। हाँ, अब हमारे जब वाटर इवेपोरेट कर जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, सॉल्ट और जो उसमें फॉरेन मटेरियल्स होंगे वो लीव्स के ऊपर बैठे रहेंगे, वो उसमें बसे रहेंगे, तो वो क्या करेगा, हमारे लीव्स के लिए डेंजर होगा, तो वो लीव स्क्रॉच के रूप में बाद में बदल जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, डिसएडवांटेजेस है। हम लोग देखते हैं ड्रिप इरिगेशन के बारे में। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, तो वाटर इज टेकन डायरेक्टली टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स और ट्रीज। अब इसमें पानी हमारा जो है डायरेक्टली लेके जाया जाता है कहाँ पे, रूट्स में और प्लांट्स की रूट्स में, ठीक है। प्लांट है उसकी रूट्स में डायरेक्ट हमारा वाटर लेके जाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रिप। अब प्लास्टिक ट्यूब इज यूज, इसमें प्लास्टिक ट्यूब यूज किया जाता है। अब जैसे इस इमेज में देख रहे हैं हम लोग, ये प्लांट है और ये प्लांट की रूट है, ठीक है। ये प्लांट और ये प्लांट की रूट्स है, और ये पाइप हो गया जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं ड्रिप इरिगेशन के लिए। तो इस पाइप में हमारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो पोर्स करते हैं, वो तो ड्रिप इरिगेशन के लिए पाइप है, ये पाइप की रूट्स हैं। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो विच हैज होल्स वाटर कीप्स ऑन ड्रिपिंग। तो अब हम लोग देखते हैं कि होल्स, यहाँ पे देखिए ये रहा होल्स, ठीक है। तो ये प्लास्टिक पाइप होता है, पहली चीज़ तो डेफिनेशन याद करते हैं ड्रिप इरिगेशन की। मेन कीवर्ड्स क्या है कि वाटर इज ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली टू दी रूट्स, ठीक है। डायरेक्टली रूट्स में हम लोग की पानी जाती हैं इन दी फॉर्म ऑफ ड्रिप, ठीक है, ड्रिप के फॉर्म में। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि हम लोग इसमें से जो वाटर ट्रांसफ़र करते हैं, जो वाटर पहुंचाते हैं, वो एक प्लास्टिक पाइप के उसमें से पहुंचाते हैं जिसमें होल्स होते हैं, ठीक। अब हम लोग ने जैसे कि प्लांट है, ये रहा प्लांट, ठीक है, ये प्लांट की रूट्स। हम लोग को इस पे डायरेक्ट बस रूट्स पे पानी पहुंचाना है और पाइप के थ्रू जिसमें होल्स है। तो ये हम लोग ने पाइप बिछा दिया ग्राउंड पर, ठीक है, और बस इसका ध्यान रखा कि जो होल्स हैं वो डायरेक्ट यहाँ लाई करे जहाँ पे उसकी रूट्स है। ऐसा ना हो कि हम लोगों ने बिछा तो दिया लेकिन होल्स यहाँ पे आ रहे हैं और प्लांट यहाँ पर है, नहीं। तो यहाँ पे होना चाहिए होल्स, ठीक है, ये होल्स हो गए। अब इन होल्स के थ्रू वाटर जो है ड्रिप के फॉर्म में यहाँ पे गिरता है, ठीक है, ड्रॉप के फॉर्म में यहाँ पे गिरता है। तो यहाँ पे वाटर कलेक्ट होगा और ये डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेगी सॉइल इसको, तो इस और ये डायरेक्ट हम लोग के न्यूट्रिशन देगा किसको, प्लांट को, और ये पानी कहाँ पहुँच जाएगा, सीधे प्लांट में। तो अब इसमें भी यही है, पाइप हम लोग का इसमें फील्ड में हम लोग ने पाइप डाल दिया और होल्स का ध्यान रखा कि होल्स हमारे जो है रूट्स पे ही लाया करे, और इसमें ड्रॉप के फॉर्म में वाटर यहाँ पे गिरकर कलेक्ट हो रहा है जिसके थ्रू सॉइल में जाएगा, उसके बाद सॉइल के बाद सीधे जाएगा प्लांट में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडवांटेजेस। अब इसके क्या हैं, तो एडवांटेजेस है पहला कि फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट लॉस इज मिनिमाइज। जब इसमें हम लोग जो वो डालते हैं, जैसे मैन्योर डाले, फर्टिलाइजर्स डाले, और न्यूट्रिएंट्स का लॉस इसमें बहुत कम हो जाता है क्योंकि हमारा इसमें लीचिंग नहीं हो रही है। लीचिंग क्या होती है, जब पानी के थ्रू या तो किसी भी एजेंट के थ्रू हमारा जो टॉप मोस्ट सॉइल का लेयर है वो फ्लो कर जाता है, रन अवे कर जाता है। तो इसमें लीचिंग नहीं हो रही है, बस पानी जो है वो सॉइल में ड्रॉप के फॉर्म में गिर रहा है, ठीक, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ लीचिंग। इसमें लीचिंग नहीं होती, लीचिंग काफ़ी कम हो जाती है।
मॉइस्चर विद इन द रूट जोन कैन बी मैक्सिमाइज एंड मेंटेन्ड। तो इसमें क्या होता है, हमारा जब ड्रॉप्स के थ्रू पानी सीधे रूट्स में पहुंचेगा और सीधे वहाँ पहुंचेगा जहाँ पे हमारे रूट्स हैं, तो क्या होगा, वहाँ की सॉइल में मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैक्सिमाइज हो जाएगा। मैक्सिमाइज कैसे हो जाएगा, क्योंकि कोई उसमें पहली चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ा लीचिंग नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, इसमें पानी ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने फोर्स से डाला और रूट्स इधर उधर हिल गई, नहीं, इसमें ड्रॉप के फॉर्म में पड़ रही है और पानी कलेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट, सॉइल टाइप प्लेज लेस इम्पॉर्टेंट रोल। अब इसमें सॉइल का टाइप जो है उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है कि कैसी सॉइल है, किस टाइप की, हर सॉइल के लिए सूटेबल है। सॉइल इरोजन इज लेस। अब जब लीचिंग नहीं होगी तो लीचिंग के बाद उसके नीचे की भी लेयर्स नहीं हटेंगी, तो उसमें क्या होगा, सॉइल इरोजन के चांसेस कम हो जाएंगे। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, अब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हाईली यूनिफॉर्म। अब होल्स हैं, वॉल्व के थ्रू हम लोग ने इसको रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक। तो वॉल्व हम लोग ने जैसे ही खोला, पानी इक्वली डिवाइड होगा हर होल में, ठीक। तो इसमें जो वाटर का लेवल है वो मेंटेन रहेगा हर एक क्रॉप के रूट में, ठीक। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा। लेबर कॉस्ट इज लेस, इसमें लेबर कॉस्ट लेस है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हर उसमें ढेर सारे लेबर्स को लगाया जाए। वेरिएशन ऑफ सप्लाई कंट्रोल बाय वॉल्व्स। अब इसमें अगर हम लोग चाहते हैं किसी और क्रॉप में ज़्यादा पानी पहुँचे, किसी में कम, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं वॉल्व्स के थ्रू या तो टैप वगैरह के थ्रू, ठीक। डिसएडवांटेज देखते हैं इसके। सन कैन अफेक्ट द ट्यूब। अब सन कैसे अफेक्ट करेगा, पहली चीज़ प्लास्टिक है। सन की रेज जो है, सन की हीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो जो प्लास्टिक ट्यूब में वो पड़ेगा तो हमारा जो प्लास्टिक ट्यूब है, होसेस जो है वो वीक हो जाएंगे, ठीक है। तो शॉर्टनिंग देयर यूजेबल लाइफ। अब जैसे जैसे वो वीक होते जाएंगे, प्लास्टिक है, प्लास्टिक गलती है ना, तो वो धीरे धीरे गलेगी सन की रेज के थ्रू। तो अब सन की रेज जब जैसे जैसे पड़ेंगी वो स्ट्रॉन्ग है, तो धीरे धीरे जो प्लास्टिक ट्यूब है वो अनयूजेबल हो जाएंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक, खराब हो जाएगा पाइप। उसके बाद कैन रिजल्ट इन क्लॉगिंग इफ वाटर इज नॉट प्रॉपर। अगर पानी में कुछ भी फॉरेन एजेंट प्रेजेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वहाँ पानी में अगर बाई चांस हम लोग के वो आ गया, सैंड आ गई, तो कुछ पत्थर वगैरह आ गया उसमें छोटा, तो क्या होगा उस केस में जो हमारा पाइप है उसमें फंस जाएगा, तो क्लॉगिंग हो जाएगी उस वजह से, यानी फंस जाएगा पाइप, गंदा हो जाएगा। जैसे ये इमेज में है, पाइप में यहाँ पे बीच में काफ़ी फॉरेन एजेंट्स फंस गए हैं, जिसकी वजह से पाइप से अब वाटर अच्छे से नहीं जा पाएगा। हम लोग देखेंगे कि इंडिया में हमारे कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्यों ज़रूरी है। ना केवल इंडिया में, हम लोग थोड़ा बहुत पॉइंट्स वर्ल्ड के भी जानेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर होती क्या है, हम लोग छोटी क्लासेस में भी ये सब पढ़ते आ रहे हैं। कंजर्वेशन यानी किसी चीज़ को बचाना, ठीक, स्टोर करना फॉर फ्यूचर यूज़ और फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको स्टोर करना, उसको कंजर्व करना, ठीक है। और वाटर को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है ये देखते हैं। तो पहला देखते हैं कि वाटर किस किस चीज़ों के लिए यूज़ होता है। टू प्रोड्यूस अ किलो ऑफ राइस 3400 लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। अब 1 किलो चावल के लिए हम लोग को 3400 लीटर पानी चाहिए होता है। हम लोगों ने पढ़ा, हर केस में हमने एग्जाम्पल राइस का ही दिया है, क्योंकि राइस की कल्टीवेशन के लिए वाटर बहुत एसेंशियल है और वाटर काफ़ी एक अमाउंट तक चाहिए होता है, ठीक। तो इसमें उन्होंने क्या पढ़ा, 1 किलो चावल के लिए 1 किलो राइस 3400 लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, ठीक। रागी मेज नीड 900 लीटर्स वाटर। India accounts for about 4% of world's water resource, although it's account for about 18% of world population. हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और 18% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। तो वाटर उसमें हम लोग वाटर इसमें कितना हम लोग को मिलता है, कम से कम 4%, तो काफ़ी कम है, जितनी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा काफ़ी कम है ये। दी पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इन 2025 की बात हो रही है, ठीक है। एट ग्लोबल लेवल विल बी 5100
cubic meters. In India it will be 1200 cubic meters. अब हम लोग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं वर्ल्ड को इंडिया से, ठीक। तो 2025 की बात हो रही है, तो उसमें वाटर अवेलेबिलिटी हम लोगों ने क्या देखा, 2020 की वर्ल्ड की बात, वाटर अवेलेबिलिटी कितनी, 5100 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये वर्ल्ड का हो गया। इंडिया का क्या देखा हम लोगों ने, 2025 की बात इंडिया की, तो इंडिया में कितना रहेगा, 1200 क्यूबिक मीटर, यानी काफ़ी कम हो गया ये। नेक्स्ट, बाय 2025 द डिमांड of water supply gap for water in Tamil Nadu will be 24%. तमिलनाडु में कितना परसेंट रहेगा 2025 में, 24%. 67 of the domestic water demand in Tamil Nadu can be fulfilled in the future if sewage is treated properly and water recycled. यानी कि अगर तमिलनाडु में ढंग से वाटर को रिसाइकिल किया जाए और सीवेज सिस्टम इम्प्रूव कर दिया जाए, तो उस केस में क्या होगा, 67% ऑफ डोमेस्टिक यूज़ डिमांड, यानी कि जितने भी वहाँ पे डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी की ज़रूरत होती है, 67% तक फुलफिल हो जाएगी लोगों की, अगर वाटर अच्छे से यूज़ किया जाएगा। तमिलनाडु की बात हो रही है इस समय, ठीक। उसके बाद 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज। एक तरीके से इंडिया भी उसमें से एक है। वाटर यहाँ पे काफ़ी एक तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, हाँ, वाटर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन को काफ़ी अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन जो है वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज में रह रही है, जहाँ पे वाटर ढंग से अवेलेबल नहीं है। आगे देखते हैं, लेस देन 1% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज रेडली एक्सेसिबल फॉर एंड 70% ऑफ दिस बीइंग कंज्यूम्ड बाय एग्रीकल्चर। 70% वाटर तो लोग एग्रीकल्चर में ही कंज्यूम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट, 1 लीटर ऑफ वेस्ट वाटर पोल्यूट्स 8 लीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर। अगर 1 लीटर हम लोगों ने पोल्यूट किया तो वो फ्रेश वाटर का 8 लीटर पोल्यूट करते हैं, ठीक। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बाय 2050 की बात हो रही है, अभी तक किसकी हो रही थी, 2025, अब 2050 हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वुड बी वाटर स्ट्रेस्ड। 2050 तक अगर हम लोगों ने पानी को अच्छे से यूज़ नहीं किया, अगर उसको सस्टेन नहीं किया, सस्टेनेबली यूज़ नहीं किया और रिसाइकिल नहीं किया, तो क्या होगा, 2050 तक हम लोग वाटर स्ट्रेस कंट्री हो जाएंगे और यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। और हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, यानी आधे से ज़्यादा हमारी इंडियन पॉपुलेशन जो है वो बिना पानी के ही एक तरीके से कह सकते हैं मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो पानी को यूज़ करना अच्छे से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम लोगों ने ज्योग्राफी का 3 चैप्टर पढ़ लिया है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सॉइल रिसोर्सेज एंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर, वर्ल्ड वॉर। पहला हम लोगों ने पढ़ा था हिस्ट्री में द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अब हम लोग जाएंगे वर्ल्ड पे कि आखिर वर्ल्ड वॉर कैसे हुई, क्यों हुई, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हम लोग अब हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।